हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम सॉइल साइंस सब्जेक्ट के कोर्स टाइटल फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था, जो कि है सॉइल फॉर्मेशन, उसके बारे में थोड़े और बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने सॉइल फॉर्मेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करी थी, जो कि था पेरेंट मटेरियल। साथ में हमने ये भी जाना था कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स जो हैं उन्हें एक्टिव फैक्टर्स, पैसिव फैक्टर्स में बांट दिया गया है ना। तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जो क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म है इन्हें हम एक्टिव फैक्टर्स के रूप में कंसिडर करते हैं, जबकि रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम जो है इसे हम पैसिव फैक्टर के रूप में पढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने पेरेंट मटेरियल और साथ में उसके अलग अलग जो टाइप्स थे उसके बारे में अच्छे से बात करी थी। तो आज हम क्लाइमेट के बारे में अच्छे से बात करेंगे कि क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर, कैसे सॉइल जो है उसके अंदर क्लाइमेट के दो जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो हम कह रहे हैं एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, है ना, तापमान और बारिश, तो उनका कैसे इफेक्ट होता है सॉइल फॉर्मेशन पे, उसके बारे में इस वीडियो के दौरान अच्छे से हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिज्म, रिलीफ और टाइम जो है उनके बारे में भी बात करने वाले हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के ही जो और भी टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि है क्लाइमेट। क्लाइमेट आपको याद होगा कि एक एक्टिव फैक्टर है, तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, है ना, कौन से एक्टिव हैं कौन से पैसिव हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये एक एक्टिव फैक्टर है, मतलब ये प्रोवाइड कराता है एनर्जी। क्लाइमेट कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराता होगा? क्लाइमेट के अंदर दो मेन चीज़ें हम फोकस करते हैं, क्या? एक प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, और दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर यानी तापमान, है ना। तो बारिश जो है अल्टीमेटली और टेम्परेचर जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह काम कर रहे हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। बारिश कहती है लो पानी, मतलब H2O मिल रहा है, और साथ में टेम्परेचर मतलब फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं उन्हें आराम से डिकम्पोजिशन करने के लिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करवाएगा, किसके थ्रू? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। तो इससे हम देखते हैं अगर ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन सही होंगी, यानी प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर सही होगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे। और हम देखेंगे अल्टीमेटली ये जो एनर्जी निकलेगी किस में से? ऑर्गेनिक मैटर में से, प्लांट्स के रेजिड्यू, एनिमल्स के रेजिड्यू, है ना, जो भी बचा कुचा माल है उसके ऊपर काम करने से उनमें से एनर्जी निकलेगी। तो वो एनर्जी अल्टीमेटली हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं रॉक के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकती है ना। तो कहने का मतलब रॉक के ऊपर कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है? क्योंकि उन्हीं को फिर कोई जो सीड्स वगैरह अगर उस एनर्जी को, उस न्यूट्रिएंट्स को लेंगे तो अल्टीमेटली वहाँ पे पौधे उग सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ उसके ऊपर वेजिटेशन बन सकता है, कवर हो सकता है, तो वो प्रोसेस सॉइल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसलिए एक एक्टिव फैक्टर है, ठीक है। और हम देख सकते हैं द क्लाइमेटिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन आर टू, है ना। आप भी जानते हैं दो मेन फैक्टर्स हैं, प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। तो प्रेसिपिटेशन के अंदर सबसे पहली बात जो हम ध्यान देते हैं सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर फोकस करते हुए कि सॉइल फॉर्मेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है बारिश, तो हम देखते हैं एक्सेस ऑफ वाटर। एक्सेस ऑफ वाटर लिखने का मतलब ये है जब बारिश यानी प्रेसिपिटेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए इवेपोट्रांसपायरेशन से। इवेपोट्रांसपायरेशन मतलब इवेपोरेशन, इवेपोरेशन मतलब अर्थ की सरफेस से, है ना, अगर पानी भाप बन के उड़ रहा है, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन यानी पत्तियों से, प्लांट की लीव्स में से पानी ज़्यादा उड़ रहा है। तो जब इवेपोट्रांसपायरेशन, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपायरेशन से ज़्यादा हो जाता है प्रेसिपिटेशन, तो उस कंडीशन में हम कह रहे हैं एक्सेस ऑफ वाटर, पानी जब ज़्यादा हो गया। तो एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प्स इन है, यहाँ पे आप इसे जब नोट करें तो ध्यान रखें, एक्सेस ऑफ वाटर हेल्प इन एलिवेशन एंड इलुवेशन। एलिवेशन एंड इलुवेशन क्या आप जानते हैं क्या होती हैं ये टर्म्स? जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नहीं जानते हैं तो अच्छे से याद कर लीजिए। एलिवेशन का मतलब हम देखते हैं कि जो सॉइल की प्रोफाइल होती है उसमें मान लेते हैं अगर हम ए होरिजन के ऊपर फोकस करें या A2 होरिजन या जिसे ई होरिजन भी कहते हैं। ई होरिजन मेरे ख्याल से इलुवेशन की वजह से ही कहते हैं कि यहाँ से एक्सेस वाटर के अंदर घुल के न्यूट्रिएंट्स जो नीचे वाले होरिजन में चले जाते हैं, जब समझ आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? सॉइल प्रोफाइल के अंदर
एक ऊपर वाले होरिजन से नीचे वाले होरिजन के अंदर पानी में घुल के न्यूट्रिएंट्स जब नीचे पहुंच जाते हैं तब इस प्रोसेस को हम एलुवेशन कहते हैं, एलुविएशन कहते हैं, अच्छे से बोलें तो उसको एलुविएशन कहते हैं। आई बात समझ में? और अगर हम कहें इलुवेशन, इलुवेशन क्या है वो देखने का नज़रिया है कि नीचे वाली लेयर के अंदर ये जो न्यूट्रिएंट्स आके इकट्ठे हुए हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, इलुवेशन कह देते हैं। एलु का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखें। एलुवेशन क्या है, ऊपर से नीचे जाना, और ऊपर से नीचे आने के बाद ये जो इकट्ठा होना है, एक्यूमुलेशन है, इकट्ठे हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स नीचे वाली लेयर में, तब इसे हम इलुवेशन कह रहे हैं। ठीक है, तो एलुवेशन और इलुवेशन के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अलग अलग सॉइल की प्रोफाइल्स, मतलब सॉइल की जो प्रोफाइल है उसमें अलग अलग लेयर्स के अंदर अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होगी, या कह सकते हैं न्यूट्रिएंट का अमाउंट चेंज होगा, तो उससे हम देख रहे हैं सॉइल उस हिसाब से बनेगी, उस तरह की बनेगी। तो सॉइल फॉर्मेशन में ये एलुवेशन और इलुवेशन जैसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेशन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। साथ में लिखा हुआ है डीसिलिकेशन। डीसिलिकेशन मतलब सिलिका का हटना। तो कभी कभी ऊपर की लेयर्स में से सिलिका भी नीचे वाली लेयर्स में जाता है, तो उसे भी हम डीसिलिकेशन कह सकते हैं। तो वो सब चीज़ें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्रेसिपिटेशन पे डिपेंडेंट है। एलु इलू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, याद रखना। देखो एक चीज़ और मज़े वाली बात यह है कि लीचिंग एक टर्म यूज़ की जाती है, और लीचिंग मोस्ट ऑफ दिस, मुझे लगता है कि ऐसा लोगों को लगता है कि एलुवेशन और लीचिंग एक ही चीज़ है, कि भाई ऊपर से नीचे जब चीज़ें चली गई तो वो सेम है। देखिए लीचिंग का मतलब भी पानी नीचे ही जा रहा होता है, और वो हम देख रहे हैं एक्सेस रेन वाटर नीचे जा रहा है, परकोलेट हो रहा है। लेकिन हम उस तरफ लीचिंग वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कोई इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो नीचे की तरफ उनका लॉस ही हो जाए। मतलब वो ऐसा नहीं है ऊपर से नीचे वाली लेयर में जाके इकट्ठे हो गए, वो पूरा ही हम देखते हैं सॉइल प्रोफाइल से होते हुए ग्राउंड वाटर में जब मिल जाए, मतलब सॉइल से तो वो निकल ही गए, उनका लॉस ही हो गया, तब उस कंडीशन में हम टर्म यूज़ करते हैं लीचिंग। आई बात समझ में? तो एलुवेशन और लीचिंग अलग अलग चीज़ें होती है। तो एलुवेशन मतलब ऊपर से नीचे आना था खाली। तो हम देख रहे हैं जब लीचिंग के ऊपर अगर मैं फोकस करूँ कि मान लेते हैं ऊपर की लेयर्स में बेसिक कैटायंस थे। बेसिक कैटायंस याद है आपको कौन से होते हैं? बेसिक कैटायंस जो सोडियम है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ऐसे जो पॉजिटिव कैटायंस हैं, जिनको कैटायंस तो पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये जो आयंस हैं कहीं ना कहीं वो क्या होते हैं, बेसिक है। बेसिक नेचर होता है इनका, क्षारीय होता है। बेसिक वो आधारभूत वाला बेसिक नहीं, बेसिक मतलब क्षारीय अगर हम कह रहे हैं उनका नेचर होता है। तो ये लोग अगर मान लो नीचे से निकल के और लॉस ही हो गया उनका सॉइल में से, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में सॉइल एसिडिक हो जाएगी। तो एक्सेस वाटर की वजह से पानी ज़्यादा होगा, तो उससे न्यूट्रिएंट्स कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट है ना, जो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ऐसे आयन अगर रवाना हो गए, निकल लिए, तो वहाँ सॉइल एसिडिक हो जाएगी। और एसिडिक कंडीशंस आर फॉर्म्ड ड्यू टू द लीचिंग। ये बात समझ आई? लीचिंग ऑफ बेसिस। बेसिस कौन? आपको आयंस बताए मैंने। दैट फेवर्स फॉर्मेशन ऑफ केओलिनाइटिक क्ले मिनरल्स। और ऐसी जब सॉइल बननी है तो वहाँ पे केओलिनाइटिक क्ले मिनरल्स बनते हैं। इसे आप याद कर लें। ऐसा पर्टिकुलर रीज़न तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्यों केओलिनाइट ही बना। शायद केओलिनाइट का नेचर जो है वो एसिडिक होगा, इसलिए शायद ये लाइन लिखी गई है कि फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ केओलिनाइटिक क्ले मिनरल्स। और वहीं अगर हम देख रहे हैं वेयर एज द रिटेंशन ऑफ बेसिक कैटायन, अगर बेसिक कैटायन रिटेन मतलब रहते हैं वहाँ पे, उनकी लीचिंग नहीं होती है, तब उस कंडीशन में वहाँ पे एलाइट और मॉन्टमोरिलोनाइट, केओलिनाइट, इलाइट, इन सब के बारे में पिछले वीडियोस में हम अच्छे से बात कर चुके हैं। इन केस अगर आप इनके बारे में अच्छे से बात और जानना चाहें तो आप वो पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से उनका नेचर बेसिक होता है, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि वो बेसिक कैटायन के प्रेजेंस में ऐसे क्ले मिनरल्स बनते हैं। तो आपको ये मेरी बात समझ आ रही है कि जो प्रेसिपिटेशन है इंपॉर्टेंट है। इससे हम देख रहे हैं अलग अलग प्रोसेस होते हैं, इस वजह से सॉइल को ये इफेक्ट करते हैं। आगे बात समझ में। अब दूसरा इफेक्ट अगर हम देखें टेम्परेचर का, टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, इफेक्ट्स ड्यू टू द सीजनल एंड डायरनल वेरिएशन। टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आते हैं, है ना। कैसे? सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के बाद टेम्परेचर चेंज होता है, सर्दियाँ गर्मियाँ, और दिन के अंदर भी टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं, यानी डायरेगुलेशन वेरिएशंस भी होते हैं। तब उससे हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सैलाइन सॉइल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डाल रहा है अगर आपको समझना है तो सैलाइन सॉइल्स को देखो। सैलाइन सॉइल्स कैसे बनती हैं जानते हैं आप? सैलाइन सॉइल्स आपको पता होगा कि जब हम सॉइल के अंदर देखते हैं जो पानी में घुले हुए सॉल्ट्स हैं, वो पानी के साथ कैपिलरी एक्शन के थ्रू ज़मीन तक तो आ जाते हैं,
है ना, पानी उनको घोल के ले आता है ऊपर कि चलो घुमा के लाता हूँ तुम्हारे को, ऊपर तक तो ले आता है, लेकिन बाद में पानी फिर इवेपोरेट हो जाता है, पानी तो निकल लेता है हवा में, अब वो सॉल्ट तो इवेपोरेट हो नहीं पाते, तो सॉल्ट ज़मीन पे ही रह जाते हैं। तो जब एक्सट्रीम टेम्परेचर हो, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ड्राई क्लाइमेट्स वगैरह के अंदर, तब हम वहाँ देखते हैं सॉइल जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेलाइन होती है। सेलाइन मतलब सॉल्ट वहाँ पे बहुत होता है। इस प्रोसेस को सेलाइनेशन कहते हैं, है ना। तो सेलाइनेशन वाला जो ये टॉपिक है वो टेम्परेचर पे ही फोकस्ड है। तो सेलाइन सॉइल का बनना मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। और साथ में हम देख रहे हैं वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑल्सो कॉज फिजिकल विदरिंग। ये तो यहाँ विदरिंग से रिलेट कर दिया कि आपको याद होगा टेम्परेचर के अलग अलग होने से हम देखते हैं कि जो सॉइल होती है उसके अंदर हम देखते हैं कि अनियन पीलिंग होती है। अनियन पीलिंग मतलब रॉक्स के अंदर, सॉरी सॉइल में नहीं, रॉक्स के अंदर अनियन पीलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको फिजिकल विदरिंग वाले वीडियो में अच्छे से बताया था। तो वहाँ मतलब रॉक्स जो है अलग होने लगती है, उनकी विदरिंग होने लगती है। तो विदरिंग से हम देखते हैं अल्टीमेट विदरिंग हो गई, तो फिर उसके बाद आगे का सॉइल का फॉर्मेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर भी एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सॉइल फॉर्मेशन इफेक्ट होता है। तो इस तरह से मैंने क्लाइमेट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो आपको बताई। अब नेक्स्ट हम और जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अच्छे से बात करेंगे। ओके, आप चाहें तो इन्हें नोट कर सकते हैं। तो देखिए क्लाइमेट का जो इफेक्ट होता है सॉइल फॉर्मेशन में, उससे रिलेटेड दो टर्म्स जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है? सबसे पहली टर्म जो कि है एंडो डायनामोमॉर्फिक सॉइल और दूसरी है एक्टो डायनामोमॉर्फिक सॉइल। एंडो डायनामोमॉर्फिक सॉइल का मतलब हुआ देयर आर द सॉइल्स वेयर द कंपोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट। मतलब ऐसी भी सॉइल्स हैं जहां हम देखते हैं पेरेंट मटेरियल रेसिस्ट करता है, उसका कंपोजिशन ऐसा होता है कि वो क्लाइमेट की या हम कह सकते हैं बायोस्फीयर के इफेक्ट से हम देखते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होता या वो रेसिस्ट करता है उसे। तो हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ पेरेंट मटेरियल रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट, दीज सॉइल्स आर कॉल्ड एंडो डायनामोमॉर्फिक सॉइल। ठीक है, तो मतलब जब क्लाइमेट और बायोस्फीयर उसके ऊपर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, फिर हम देख रहे हैं कोई दूसरे फैक्टर्स की वजह से सॉइल अगर फॉर्मेट हो रही है, तो उसे हम कहीं ना कहीं एंडो डायनामोमॉर्फिक सॉइल कह रहे हैं। जबकि एक्टो क्या है, तो आपको समझ आ गया कि सॉइल्स इन विच द नॉर्मल सॉइल प्रोफाइल इज डेवलप्ड, जहाँ नॉर्मल सॉइल प्रोफाइल बनता है और किसकी वजह से बनता है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर, क्लाइमेट और बायोस्फीयर के इफेक्ट से। तो बाहरी कुछ इफेक्ट से सॉइल बन रही है, तो उसे हमने एक्टो वर्ड दे दिया, एक्टो डायनामोमॉर्फिक सॉइल। ठीक है, ये दो आपको टर्म्स भी पता होनी चाहिए। और साथ में जब हम आगे जाके सॉइल फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तब आप जानेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन नहीं, सॉइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब सॉइल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि हम देखते हैं कि डोकोजाइव ने सॉइल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। क्या? जोनल, इंट्राजोनल और साथ में ए जोनल, है ना। ये टर्म, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जोनैलिटी कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसे। जोनैलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? तो पहली बात तो डोकोजाइव ने दिया था, याद रखेंगे। और हम देखते हैं कि कैसे क्लाइमेट के इफेक्ट पे डिपेंडेंट है ये। तो जोनल सॉइल उन्हें कहा गया जो वेल डेवलप्ड हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट को। जोनल सॉइल्स वो हैं जो अच्छे से डेवलप्ड हैं, और क्यों डेवलप्ड हैं? क्योंकि क्लाइमेट का उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, तो वो आसानी से रिफ्लेक्ट कर रही है कि हाँ भाई देखो क्लाइमेट का इफेक्ट हुआ है, इस वजह से ये सॉइल के अंदर प्रोफाइल अच्छे से बना हुआ है। तो उन सॉइल्स को हम जोनल सॉइल कहते हैं। इसका उल्टा, जब सॉइल इमेच्योर हो, उसके ऊपर क्लाइमेट का इफेक्ट ढंग से वर्क नहीं कर पाया हो, या कुल मिला के जो पुअरली फॉर्म्ड हो या नई बनी हुई सॉइल हो, है ना, तो न्यूली फॉर्म्ड सॉइल हो तो उसमें हॉरिजन्स नहीं बने हुए होंगे, है ना, तो उस कंडीशन में उन सॉइल्स को हम ए जोनल सॉइल कहते हैं। जबकि इसकी बीच की कंडीशन हम देख रहे हैं कि सम अदर लोकल फैक्टर डोमिनेट टू फॉर्मेट सॉइल, मतलब कोई दूसरे फैक्टर्स की वजह से अगर हम देख रहे हैं सॉइल बन रही है, या ना तो वो ढंग से जोनल है ना वो ए जोनल है, तो उसके बीच की कंडीशन को इंट्रा जोनल सॉइल्स कहा जाता है। इनके बारे में फिर से हम बात करेंगे सॉइल क्लासिफिकेशन का जो बड़ा सा टॉपिक होगा उसके अंदर। लेकिन इस तरह से कुछ बातें जो क्लाइमेट से जुड़ी हैं सॉइल फॉर्मेशन में, उनके बारे में इस वीडियो के दौरान हमने बात की। ओके, तो इस तरह से हमने जाना कि क्लाइमेट का कैसे इफेक्ट होता है सॉइल फॉर्मेशन पे। तो और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा ऑफकोर्स उसके अंदर हम बचे हुए एलिमेंट के बारे में भी बात करेंगे। इन सारे एलिमेंट को मैंने एक वीडियो में इसलिए नहीं डाला क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा अगेन कि अगर फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस के ही अगर और भी टॉपिक्स जो हैं उनके वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो उनके लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जानते हो कि जो इंसान ICAR या हम देख रहे हैं कोई प्री-PG एग्जामिनेशंस के अंदर प्रिपरेशन कर रहा हो और उसे सॉइल साइंस के ऊपर वीडियोस चाहिए हो, तो आप
उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से इस चैनल को तो सपोर्ट मिलेगा ही, साथ ही इस चैनल की और भी जो वीडियोस हैं यूट्यूब आपको रिकमेंड करता रहेगा, तो आप इस चैनल से और अच्छे से जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।